हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, जो कि है ऋजुरेखीय धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन। ठीक है, तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो इसलिए इस डेरिवेशन को आप अच्छी तरीके से सीखेंगे आज हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप यहां पर अच्छी तरीके से हमारे साथ पढ़ाई कर सके। याद रखिएगा कि अगर आप हमारे साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आप फिजिक्स से प्यार करने लगेंगे, क्योंकि हम यहां पर कॉन्सेप्ट के साथ में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, जिसकी वजह से आप हर एक डेरिवेशन को बहुत आसानी तरीके से सीख पाते हो। ठीक है, तो चलो आज का डेरिवेशन हम लोग सीखने वाले हैं और आज का डेरिवेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। ठीक है, तो आज ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी एक चीज है, वो है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो भाई उसका कम से कम फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट का नियम का फॉर्मूला क्या है, आपको अगर नहीं पता है तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसमें मैंने बायो-सेवर्ट नियम को विस्तार से बताया है, आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर केवल फॉर्मूले की बात करें तो मैं यहां पर भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का जो फॉर्मूला है, जिसमें बताया गया है किसी तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू I इंटू dl इंटू साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बायो-सेवर्ट का नियम है, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये सबको याद होगा, अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं भैया, चैप्टर नंबर 4 कहीं भी पढ़ा है, मुझसे भी पढ़ा है अगर, तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मैंने बायो-सेवर्ट के नियम को विस्तार से पढ़ाया है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भाई इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़िए, जरूर पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करिए, आपको वो बायो-सेवर्ट का नियम का वीडियो मिलेगा, आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। ओके, चलो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और अब हम चलेंगे आज के डेरिवेशन की ओर। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं पहले यहां से मिटा देता हूं और अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है कि परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो हम एक परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय धारावाही चालक लेते हैं पहले। तो मान लिया कि एक ये है चालक हमारे पास, ठीक है, इसकी लंबाई मान लिया L है या कुछ भी है, कुछ भी है। ठीक है, ये एक चालक है परिमित लंबाई का और इसमें धारा बह रही है I। कितनी धारा बह रही है, I धारा बह रही है। और इसके पास अगर हम कोई बिंदु ले लें, मान लिया कि इससे पास, इससे R दूरी पर एक बिंदु ले लिया मैंने P, इस बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है कि इसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा, क्योंकि ऑर्स्टेड ने आपको बताया था कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कितना बनता है इसके बारे में बायो-सेवर्ट ने बताया था, और बायो-सेवर्ट ने क्या बताया था उसी का इस्तेमाल हम करेंगे। और इसके निकट बिंदु P है R दूरी पर, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा ये हम लोग आज निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बिंदु P पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए बायो-सेवर्ट के नियम का इस्तेमाल करना है। और बायो-सेवर्ट के नियम में एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका कोई एक अल्पांश ले लीजिए और मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कि मैंने मान लिया कि एक अल्पांश इसका जो है वो है ये, और इस अल्पांश का नाम मैं दे देता हूं नाम AB। AB एक अल्पांश है और इस AB अल्पांश की जो मान लिया लंबाई है वो क्या है, DL है।
पूरी लंबाई में एल मानूंगा, अल्पांश की लंबाई को मैंने डीएल मान दिया है। ओके, डी का इस्तेमाल हमने छोटे के लिए हमेशा किया है, आपको पता होगा। ठीक है, इसके बाद में अल्पांश की जो बिंदु P से दूरी है वो मैं मान लेता हूं x है। कितनी? x। r तो मान नहीं सकते क्योंकि इसकी ये हम दूरी मान चुके हैं r। मान लिया ये एक बिंदु O है, O से P की दूरी r है। ठीक है, तो अल्पांश की बिंदु P से दूरी कितनी है? r है। अच्छा, अल्पांश की लंबाई जो है, अल्पांश की लंबाई जो है वो बिंदु P से कुछ कोण बनाएगी। ध्यान से देखिए, अल्पांश की लंबाई ये बिंदु P से ये कोण बना रही है, ये वाला कोण। ठीक है, ये कोण कितना है? तो हम मान लेते हैं ये कोण हमारा कितना है? थीटा है। ओके ओके, इसके बाद तो अब हमें क्या करना है जरा समझना है। यहां पर हमें पता है कि अगर मैं अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालूं तो बायो सेवर्ट क्या कहते हैं, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे अल्पांश AB के कारण, अभी चित्र कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं धीरे धीरे चित्र को कंप्लीट करूंगा, आपको आगे आगे समझाता जाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। भाई एक बात याद रखना, अगर लेटे हो तो उठ के बैठ जाओ, क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा अच्छा डेरिवेशन है, बच्चों को कम समझ में आता है। और अगर ऐसी कोई चीज है जो आप लोगों को कठिन लगती है और अगर आप लेटे लेटे देखते हो तो डेफिनेटली आपको फिर अच्छी तरीके से वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए अगर लेटे हो तो भाई बैठ जाओ, रिक्वेस्ट है बैठ जाओ। बैठ करके अगर ये वीडियो देखोगे मेरा तो गारंटी है मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलो आइए, मैं करने वाला हूं AB के कारण अल्पांश जो है AB, तो अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पर लिखते हैं अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ओके, अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा तो वो भाई होगा dB इक्वल टू, क्योंकि अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट के नियम ने बताया था, dB इक्वल टू क्या बताया था भाई? म्यू नॉट अपान 4 पाई, अभी याद करवाया था, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू I, धारा I है, dl अल्पांश की लंबाई dl है, कॉस थीटा, थीटा उनके बीच का कोण भी है, अपान r स्क्वायर। लेकिन भाई यहां पर अल्पांश की दूरी x है तो r स्क्वायर ना लेकर के x स्क्वायर लिखेंगे समीकरण 1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर क्या करना है, बस यहां से अब हमें कहानी को समझना है। जरा इधर आइए, आप इधर आइए। सॉरी यार, क्या मैंने लिख दिया? आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर होता है, कॉस थीटा नहीं, आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। सॉरी, गलती हो जाती है यार, दिमाग ही तो है। ठीक है, चलो आइए, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हमें यहां पर डीएल साइन थीटा का मान यहां से निकालना है। और कहां से निकालना है, जरा यहां पर आइए आप। बिंदु A और बिंदु B से क्या ये बिंदु P की दूरियां समान होंगी? तो आप कहेंगे नहीं। क्या मैंने पूछा? A से P की दूरी और B से P की दूरी क्या बराबर है? नहीं बराबर है। तो क्या करोगे आप, यहां पर आप बिंदु A से BP पर एक लंब डालेंगे इस तरह से, ये लंब पड़ गया 90 अंश का कोण, इधर भी इधर भी। ओके, लंब डाल दिया आपने। इस लंब, इसका नाम दे देते हैं C पॉइंट। ठीक है, तो अब A और P की दूरी, A से P की दूरी और C से P की दूरी अब बराबर होगी। A से P की दूरी और C से P की दूरी डेफिनेटली अब बराबर है। अब जरा यहां पर आओ, यहां पर आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल आपको मिला ABC, इस ट्रायंगल में आप डीएल साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करें तो ABC आपको ट्रायंगल हम इधर साइड में इस तरह से अलग दिखाते हैं, उस चित्र से अलग हटा करके आपको दिखाएं अगर, तो यहां पर 90 अंश का कोण है। ठीक है, ये B है आपका, ये A है, ये C है। और अगर 90 अंश के कोण ये है तो इसके सामने की भुजा ये आपकी कर्ण रही होगी। क्या रही होगी भाई? कर्ण। तो कर्ण है
तो इधर वाला कोण है थीटा, तो थीटा कोण के सामने हमेशा लंब होता है, और इधर हो गया हमारा आधार। यहां से मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा। किस त्रिभुज की बात मैं कर रहा हूं? त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में क्या करूंगा? त्रिभुज ABC ये है, इसको मैंने अलग बना के दिखा दिया आपको। तो त्रिभुज ABC में हम क्या कर रहे हैं? त्रिभुज ABC में मैं साइन थीटा का सूत्र लगाने वाला हूं। और भाई आपने लाल बटे कक्का जरूर पढ़ा होगा, तो बताइए जरा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब है भाई AC, लंब का मतलब है AC, लंब का मतलब है AC, कर्ण का मतलब है AB, और कर्ण का मतलब है AB, और AB की लंबाई है DL। तो मैं यहां पर AB ना लिख करके डायरेक्ट लिख देता हूं DL। यहां से अगर मैं DL इधर कर दूं साइन थीटा की तरफ, तो DL की जगह पर क्या आ जाएगा? सॉरी, DL इंटू में साइन थीटा बराबर में क्या बन जाएगा? AC बन गया भाई। DL साइन थीटा बराबर में क्या बन गया? AC बन गया। इसका मतलब DL साइन थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? AC लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं भाई? AC लिख सकता हूं। तो इसलिए अगर आप देखेंगे ये इक्वेशन बनकर के क्या बनेगा हमारा? DB इक्वल टू क्या बन के आएगा? तो DB बराबर में आएगा μ0/4 इंटू में I। DL साइन थीटा की जगह पर मैं AC लिख रहा हूं, AC अपान में x² है, x²। समीकरण 1 का ये रूपांतरित रूप यहां पर आ गया है। ओके, इसके बाद में अब आपको क्या करना है? इस समीकरण को मैंने बदल करके इस रूप में लिख दिया। समीकरण 1 से समीकरण 2 पे आ गए। अंतर क्या किया मैंने? DL साइन थीटा की जगह पर केवल AC लिख दिया है, क्योंकि त्रिभुज ABC से मैंने DL साइन थीटा का मान AC निकाला है। ओके, अब AC को भी तो हटाना है भाई। AC को कैसे हटाओगे? तो AC को हटाने के लिए हमने क्या किया? हमने एक काम किया कि यहां पर ये वाला अति सूक्ष्म कोण बनेगा, ये अल्पांश है। अल्पांश जो है बिंदु P पर कितना कोण बना रहा है? तो मैं मान करके चलता हूं कि ये वाला जो कोण है वो है D5। कितना कोण है भाई? D5। फाई कोण होगा बड़ा कोण, D5 मतलब बहुत छोटा कोण है। तो ये D5 जो है वो बहुत छोटा कोण है जो इसके बीच में बन रहा है। तो त्रिभुज अब APC की बात हम करने वाले हैं। यहां पर अब कौन से त्रिभुज की बात करने वाले हैं? APC की बात करने वाले हैं। तो भाई यहां पर लिखेंगे त्रिभुज APC में, त्रिभुज APC में। ओके, त्रिभुज APC में। त्रिभुज APC में अगर आप आओगे तो इस त्रिभुज APC को भी मैं अलग आपको बना के दिखा देता हूं। त्रिभुज APC कुछ इस प्रकार का त्रिभुज आपको दिखेगा। यहां पर A है, यहां पर C है, यहां पर P है, यहां पर 90 अंश का कोण है। 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है हमारी कर्ण, तो मतलब ये है हमारा कर्ण। यहां पर D5 है, तो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, मतलब ये हमारा लंब है, तो इधर हमारा आधार होगा। मैं ये सब मिटा दूंगा भाई, ये चित्र बनाने नहीं आपको, मैं आपको समझाने के अलग वो छोटे छोटे त्रिभुज वहां पर हैं, इनको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब आप यहां पर AC निकालना चाहते हैं और कर्ण का वैल्यू दिया है। ठीक है, और तो यहां पर आप क्या लगाएंगे? साइन थीटा का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन D5 यहां पर अब की बार लेंगे, वही फॉर्मूला हमें फिर लगाना है, साइन D5। क्या भाई यहां पर भी हमें क्या लगाना है? साइन D5। साइन D5 बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना? तो लंब है हमारा AC, यहां पर लंब है हमारा AC, और कर्ण कितना? AP यही तो कर्ण है, कर्ण AP कितना है? X। तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं X। ओके, क्या लिखता हूं? X। एक बात याद रखना बच्चा, मैंने कभी आपको बताया होगा या फिर गांठ बंधाई होगी और मैंने कहा था कि भाई याद रखना, हमेशा याद रखना। अगर नहीं पता था तो अब पता कर लीजिए कि जब भी कोण बहुत छोटे होते हैं तो साइन थीटा को केवल थीटा लिखा जा सकता है। सुनिए, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को हम केवल थीटा लिख सकते हैं लगभग, और टेन थीटा को भी हम केवल थीटा लगभग लिख सकते हैं। तो साइन थीटा को केवल थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी केवल थीटा लिख सकते हैं। कब? जब थीटा बहुत छोटा कोण होता है। और यहां पर हमने D5 की बात की है, तो D5 तो छोटा कोण है ना, और D5 अगर छोटा कोण है तो साइन D5 को केवल D5 लिखा जा सकता है। साइन D5 को
केवल डी फाई लिखा जा सकता है। तो इसलिए अब मैं यहां पर साइन डी फाई को मैं क्या लिखने वाला हूं, केवल डी फाई बराबर में AC बटे एक्स, और यहां से आप AC का मान निकालेंगे, x इधर कर देंगे तो निकलेगा AC बराबर में एक्स डी फाई। ये हम समीकरण, ये एक AC का मान मैंने निकाला और ये AC का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख देते हैं। तो भाई चलते हैं पुनः समीकरण 2 की ओर, और इसलिए अब ये स्थिति क्या बनेगी, अब आपका dB जो बनेगा वो क्या बनेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू में I इंटू में AC की जगह पर क्या लिखोगे, x इंटू डी फाई, अपान में क्या है एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है भाई एक्स स्क्वायर, यहां पर एक x कट जाएगा भैया, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, dB बराबर में म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू में I इंटू में डी फाई अपान में x। ये हमारा इक्वेशन बन गया समीकरण 3। भाई समीकरण 1 तो बायो सेवर्ट के नियम ने दिया था हमें, समीकरण 2 में हमने क्या किया, डीएल साइन थीटा त्रिभुज ABC से निकाला और उसकी जगह पर मैंने AC लिख दिया, समीकरण 2 बन गया। समीकरण 2 के बाद में मैंने AC का मान APC इस त्रिभुज से निकाला, AC का मान निकाला और समीकरण 2 में रख दिया, समीकरण 3 बना के तैयार कर लिया। अभी तो इतना ही किया है, इतना ही तो किया है। अब आपको x का मान निकालना है भैया, आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। कहां से निकालना है, कौन से त्रिभुज से निकालना है, तो अब की बार आते और ये वाला त्रिभुज लेते, त्रिभुज APO। ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज लिया था ABC, फिर लिया है APC, और अब की बार x का मान निकालने के लिए AOP त्रिभुज लेंगे हम, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई, x का मान निकाल करके फिर यहां पर रखेंगे आके, तो लिखते हैं समीकरण, सॉरी त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में। इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इस त्रिभुज का जो ये एंगल है, ये एंगल है वो कितना है, तो मान लेते हैं कि भाई ये जो एंगल है हमारा फाई है, कितना है, फाई है। अब मैं इनको मिटा देता हूं, ठीक है, ये आपके किसी काम के नहीं है, ओके। तो भाई ये एंगल कितना है, फाई है। अगर ये फाई एंगल है तो आप यहां पर निकालना चाहते हैं किसका मान, x का मान निकालना चाहते हैं, और ये दिया है आधार, दिया है कर्ण निकालना चाहते हैं। तो आधार और कर्ण साइन में नहीं होता भाई, कॉस में होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आपने पढ़ा होगा ना लाल बट्टे कक्का। तो इसके हिसाब से मैं यहां पर अब की बार कॉस थीटा का सूत्र लगाऊंगा, कॉस थीटा ना लिख करके कॉस फाई लिखूंगा, क्योंकि यहां पर फाई है। तो कॉस फाई बराबर में क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना r, कर्ण कितना x, ओके, r बटे x। हमें किसका मान चाहिए, x का, तो x इधर करिए, cos थीटा बटे में करिए, तो x बराबर में क्या बना, r के बटे में cos थीटा, और ये x का मान लाते हैं समीकरण 3 में रखते हैं। तो इसलिए अब हमारा जो समीकरण 3 बन के तैयार होगा, dB बराबर में म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू में I इंटू में डी फाई, क्या था भाई, डी फाई अपान में x की जगह पर क्या लिखेंगे, r बटे कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं है भाई, कॉस फाई है, तो कॉस फाई, ओके, कॉस फाई। कॉस फाई पलट के ऊपर जाएगा, तो इसलिए ये इक्वेशन बनेगा आपका dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू में I अपान r इंटू में कॉस फाई और डी फाई। ये हमारा समीकरण 4 बन के तैयार हुआ। देखो समीकरण 4 कहां से कहां तक, इधर उधर में घूमते घूमते समीकरण 4 पे आ गया। देखो पहला समीकरण तो बायो सेवर्ट के नियम से मैंने लिया, यहां पर मैंने डीएल साइन थीटा का मान त्रिभुज ABC से निकाला, साइन थीटा का सूत्र लगाया, डीएल साइन थीटा निकल आया AC, मैंने डीएल साइन थीटा की जगह पर रख दिया AC। समीकरण 2 पर आ गए। समीकरण 2 में हमने AC का मान हटाना था, तो AC का मान हटाने के लिए क्या किया भाई, त्रिभुज ले लिया APC, ये वाला त्रिभुज, और इस त्रिभुज से हमने फिर साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया, साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण करके फिर हमने यहां पर AC का मान निकाला, और AC का मान निकला x इंटू डी फाई।
ओके, x इंटू डी फाई मैंने उठा करके समीकरण में 2 में रख दिया जाके, और मैं यहां पर आ गया x काट करके समीकरण 3 बना दिया। समीकरण 3 बनाने के बाद में अब हमें x का मान चाहिए था, तो कौन सा त्रिभुज लिया, एपीओ त्रिभुज, ये वाला एपीओ त्रिभुज। एपीओ में हमें x का मान निकालने के लिए cos थीटा की जरूरत पड़ी, तो हमने लगाया cos फाई बराबर में आधार बटे कर्ण मतलब r बटे x। यहां से x निकाला r बटे cos फाई, और ये उठा करके फिर समीकरण 3 में रख दिया, और जैसे ही रखा पलट दिया और हमारा समीकरण 4 तैयार हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और भैया करोगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इतना हो गया। ये जो आपने चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ही तो है ये, लेकिन किसके कारण, इस अल्पांश के कारण। आप निकालना किसके कारण चाहते हैं, इस पूरे तार के कारण। तो इस पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अगर आप निकालना चाहते हैं, तो याद रखिएगा इस पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने बताया है आपको कई बार कि अगर छोटे से पार्ट के लिए चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हैं, तो बड़े पार्ट के लिए चुंबकीय क्षेत्र या कोई भी वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेशन लेना पड़ता है, कहां से कहां तक का वो लिमिट लेनी पड़ती है। तो आप निकालना चाहते हैं भाई यहां से लेकर के यहां तक का तार, और इस तार के कारण आप निकालना चाहते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इस तार x सिरे से लेकर के y सिरे तक का आप पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये OP है, OP के नीचे वाला जो x सिरा है वो फाई 1 कोण बना रहा है, OP से ऊपर वाला जो y का सिरा है यहां से लेकर यहां तक का ये फाई 2 कोण बना रहा है। ये कितना कोण है, फाई 2। नीचे वाला कोण OP से नीचे वाला पूरा कोण है फाई 1, ऊपर वाला कोण है फाई 2। आप क्या चाहते हैं, फाई 1 से फाई 2 तक का आपको चाहिए चुंबकीय क्षेत्र। तो अब लिखेंगे अतः पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अतः पूरे तार के कारण, पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। भाई पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, मतलब B की बात करेंगे। B क्या हो जाएगा पूरे तार के लिए, तो फाई 1 फाई 2, लेकिन ये फाई 1 भाई नीचे की ओर है, इसलिए यहां पर माइनस का फाई 1 लिया जाता है। ओके, तो माइनस फाई 1 से फाई 2 तक का। ओके, क्या यही चीज रख देना है, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू में I अपान R इंटू में कॉस फाई इंटू में डी फाई। ओके, क्या हुआ, पूरे तार के कारण, छोटे से अल्पांश के कारण ये था, पूरे तार के कारण निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो मैंने भैया इसका इंटीग्रेशन कर दिया। लेकिन फाई 1 से फाई 2 तक का बस एंगल ही तो चेंज हुआ, बस करना क्या है, यहां पर जो डी फाई है तो फाई वाला टर्म अंदर रहेगा और सब कुछ बाहर हो जाएगा। तो भाई यहां पर क्या होने वाला है, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू में I अपान R, ये तो हो गया बाहर और ये बाहर हो गया, तो इंटीग्रल में क्या बचेगा, फाई 1 माइनस का फाई 1 से फाई 2 तक, और अंदर बचेगा केवल कॉस फाई और डी फाई। याद रखिए कॉस फाई का समाकलन क्या होता है, तो कॉस फाई का समाकलन होता है माइनस का साइन फाई। कॉस फाई का समाकलन क्या होता है, साइन फाई। मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि यार सर सही है यार, साइन फाई ही केवल होता है। क्या होता है, कॉस फाई का समाकलन होता है साइन फाई, माइनस साइन फाई नहीं, साइन फाई। ओके, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू में I अपान R, और यहां पर कॉस फाई का समाकलन मैं लिखूंगा साइन फाई, ब्रैकेट में इसकी लिमिट्स लिख देंगे फाई 1 से माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। अब भाई लिमिट रखनी है तो चलो लिमिट रखते हैं, यहीं पर आते हैं और लिमिट रखते हैं। लिमिट कैसे रखी जाती है, तो लिमिट रखने के लिए अपर लिमिट पहले लिख देते हैं, माइनस लगा करके लोअर लिमिट रखते हैं। तो चलो लिखें, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू में I अपान R, और ब्रैकेट लगाइए साइन लिखिए, लिमिट रख रहे हैं, फाई की जगह पर पहले फाई 2 रख दीजिए, फाई 2 माइनस लगा करके लोअर लिमिट रखिए, फिर लिखिए साइन, ओके, फाई की जगह पर माइनस फाई 1 लिख दीजिए, माइनस फाई 1।
ओके, तो ये क्या बनेगा, b बराबर में म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू में i अपान r, और भाई ये बन गया साइन सॉरी यार, ये ऊपर फाई 2 रखना था ना, यहाँ पे तो फाई 2 रखा, माइनस साइन फाई 2 ये हो गया, और माइनस बाहर निकल के आएगा तो प्लस बन जाएगा साइन फाई 1। ओके, तो इसको मैं सही से लिखूं तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू में i अपान r इंटू में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ये आपका फॉर्मूला होता है किसी परिमित लंबाई के ऋज रेखीय चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला, B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। मेरे ख्याल से आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो भाई कमेंट कर देना, और साथ ही साथ में भाई एक प्रयास जरूर करना, बैठ करके वीडियो देखना और 2-3 बार देख लेना, और 2 बार अगर वीडियो देख लेते हो उसके बाद में अपने आप एक बार रजिस्टर पर करके कोशिश करते हो, सो डेफिनेटली आपको ये डेरिवेशन रट जाएगा, आ जाएगा डेफिनेटली, ये मैं पक्का कहता हूं। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करिए, सोते रहने से काम नहीं चलेगा, सोते रहने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करोगे तभी भाई सफलता पाओगे। और याद रखना, जिसने मेहनत की है उसने सफलता पाई है। आपकी मेहनत खराब नहीं जाने वाली, आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। अगर आप मेहनत करते हो और आप सोचते हो कि मुझे उसका फल नहीं मिलेगा, यार भले ही वो तुरंत फल ना उसका मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में वो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इसलिए मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। भाई इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा इसको आप अपने आप जरूर एक बार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास में बस इतना ही रखते, अगली क्लास में हम फिर लेकर के आएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।